बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट सेशन कार्तिकेयन टॉक स्पेस में। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका जो नाम है सीए हरीश तोलानी, उसमें मैं देखता हूँ अक्का चीकू भैया लगता है। तो भैया चीकू भैया का क्या राज है, ये सबसे पहले बताइए। कार्तिक है, इसके पहले कि तुम कोई और क्वेश्चन पूछो, सबसे पहले तो मैं तुमको ये गिफ्ट देना चाहूँगा, श्रीमद् भगवद गीता, जो हमेशा से मेरी गाइड रही है और आई होप कि ये तुम्हें भी हेल्प करेगी। थैंक यू सो तुम्हारे क्वेश्चन को काउंटर करा मैंने, बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू। सो इट्स अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम थैंक यू कृष्णा इटसेल्फ। ओके, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, चीकू भैया। सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, मेरा जो फर्स्ट बैच था, तो वो स्टूडेंट्स से मेरा नाम जो है वो चीकू, वो मुझे चीकू का भैया करके बुलाते थे प्यार से। और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जो कॉलेज में मेरे साथ था, वो भी मुझे बोलता था कि तेरे गाल जो है बड़े चीकू चीकू। अभी आई डोंट नो हाउ आई लुक, बट एट टाइम में काफ़ी फ्लफी सा हुआ करता था और मेरे जो चीक्स थे वो काफ़ी फ्लफी से होते थे। तो मुझे बोलता था तो बिल्कुल चीकू जैसा लगता था। एंड कोइंसिडेंटली मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बोलते थे, आई डोंट नो व्हाई, चीकू भैया। सो फ्रॉम दैट टाइम ओनली ये कंटिन्यू हो गया एंड मेरे नाम से जुड़ गया, या आप बोल सकते हो कि इट इज़ माई सोशल नेटवर्किंग नेम, चीकू भैया। सर आप जिस विधा में हैं सीए प्रिपरेशन की, तो सर आपको कितना समय लग गया इसको अचीव करने में? और शायद ये आपका ड्रीम रहा होगा व्हेन यू वर परसुइंग, लाइक 11th-12th में जब आप आए तो आपका ड्रीम जॉब ये हो गई होगी, ड्रीम प्रोफाइल। एग्जैक्टली बड़े लकी लोग होते हैं वो, जिनको बहुत स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। सो मुझे 10th क्लास में ही ये पता चल गया था कि मुझे सीए ही करना है। क्यों करना है उसका रीज़न बड़ा फ़नी है, बट येस आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे सीए ही करना है। सो मैं बहुत लकी हूँ उस चीज़ में। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं रहता, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ जाते हैं कि वॉट दे हैव टू डू। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में सब लोग जानते हैं, इट्स नॉट ए ईजी टास्क। सेम मेरे साथ भी थी, काफ़ी स्ट्रगल्स रहे, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स, एवरीथिंग हैज़ बीन फाइन एंड आई एम हियर विथ यू। सर आपने बताया कि आपने कहीं ना कहीं 10th में ही डिसाइड कर लिया था कि आपका ये ड्रीम प्रोफाइल होने वाला है, लेकिन जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनका थोड़ा कॉमर्स स्ट्रीम को लेके थोड़ा रुझान कम रहता है। वो चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंस स्ट्रीम पे ज़्यादा उनकी प्रेफरेंस रहती है। तो सर उन पेरेंट्स को क्या आपका सजेशन है, और ये इस स्ट्रीम को चुनना भी कितना अच्छा हो सकता है, इसके बारे में बताएं। एग्जैक्टली जैसे दूसरे पेरेंट्स की बात करें तो मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि इन क्लास 10th मेरा मैथ साइंस में अच्छा स्कोर था और मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं मैथ साइंस लूँ। रीज़न बीइंग मेरे जो एल्डर ब्रदर थे, सिस्टर थे, वो सब इंजीनियरिंग वाली लाइन में थे, मैथ साइंस के स्टूडेंट थे। मेरे ब्रदर ने बीएससी किया हुआ है, तो दे ऑल्सो वांट कि मैं भी उसी फील्ड में घुसूँ। बट मुझे सीए करना था, तो ऑब्वियसली कॉमर्स ही लेना था, तो मैंने वो ले लिया। सो इट वॉज माई डिसीजन टू टेक द कॉमर्स। और उस टाइम पर जहाँ पर जब इट वाज अराउंड 2002 जब मैंने ये डिसाइड किया था, उस टाइम पर तो ऑब्वियसली कॉमर्स को तो बहुत ही लो लेवल पे देखा जाता था। अभी तो फिर भी काफ़ी अच्छा इमेज हो गया है। सो मैं बाकी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जो आपके लिए वाइड स्कोप ओपन करता है। कहीं ना कहीं देखिए हर चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं फंसी हुई है मैथ साइंस की इंडस्ट्री। और क्योंकि उसमें आप क्या कर सकते हो, आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर भी बनोगे, इंजीनियरिंग के डिफरेंट फील्ड्स हैं। इवन अभी भी मैं इंडियन पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि कोई इंजीनियरिंग भी करना चाहता है तो अभी 4-5 फील्ड ही नहीं है, लिमिटलेस फील्ड है, अलग अलग एरियाज में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू कॉमर्स। कॉमर्स ऑलराउंडर्स की तरह होते हैं बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट द फाइनेंसेस, मार्केटिंग एंड लीगल लॉ एंड टैक्सेशन। और आप देखिए बिना इसके कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। इंजीनियर्स जैसे जैसे मेरे ब्रदर की बात ले लूँ, तो ही इज़ अ इंजीनियर, बट उसको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए, अपने टैक्सेस को देखने के लिए, अपनी प्लानिंग करने के लिए उसे कहीं ना कहीं हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो बहुत वाइड स्कोप है। मैं इंडियन पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि हमें अपना जो दायरा है वो बढ़ाना चाहिए। कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जो आपको लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ देती है, और हमें ये याद रखना चाहिए। सिर्फ एक काम करना है कि हमें सर्च करना है कि एक्चुअली कॉमर्स तो एक ब्रॉडर टर्म हो गया, उसमें कौन से टर्म में मुझे जाना है, कहाँ मुझे स्पेशलाइजेशन करना है। हम लोग भटक कहाँ जाते हैं, स्टूडेंट भटक कहाँ जाता है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हमें जाना कहाँ है। बस कॉमर्स में है, उसमें बहुत अथाह अपॉर्चुनिटीज़ है, बट अगर आप सारी चीज़ों के पीछे भागोगे आप एक भी अचीव नहीं करोगे। सो मैं यहाँ पर पेरेंट्स को बोलूँगा कि अगर आपका बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है, उसको आपको
प्रमोट करना चाहिए और उसे हेल्प करना चाहिए कि ओके इफ यू आर गोइंग इनटू कॉमर्स स्ट्रीम विच इज़ द स्पेसिफिक एरिया यू वांट टू गो, एंड देन आप देखिए आपका बच्चा कहाँ पहुँचता है। सर अक्सर आपकी वीडियोस में मैंने देखा आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स को लेके बहुत फोकस रहते हैं। आप चाहते हैं कि क्लास 12th में बच्चा बहुत ओरिएंट कर ले अपने आप को अपने गोल्स के लिए। तो सर ये बताइए कि क्लास 12th कितना इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए? सबसे पहले कार्तिक ये वाला क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अपने क्लास में भी एक चीज़ बोलता हूँ क्लास 12 को लेकर जो जनरली बाकी टीचर्स नहीं बोलते। क्लास 12 इसीलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, और आजकल की फील्ड, आजकल के टाइम में तो जहाँ मार्क्स डजेंट मैटर, योर एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स एंड योर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स मैटर मोस्ट, तो इतना ज़्यादा मार्क्स के लिए मैटर नहीं करता। देन क्वेश्चन आता है कि क्यों ज़रूरी है? देखो ये हमारा लास्ट स्टेप है स्कूलिंग का और नई फील्ड में आने का फर्स्ट स्टेप है। सो जिस एटीट्यूड के साथ हम क्लास 12 एंड करेंगे ना, वो एटीट्यूड हम कैरी करेंगे आगे। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं 12th क्लास में बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं हूँ और मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो दो घाटे होंगे। पहला तो उस सब्जेक्ट के ऊपर मेरा पकड़ नहीं बनेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये होगा कि मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि ओके हैप्पी गो लकी टाइप का, तो आगे जब मैं अपना अंडर ग्रेजुएट परस्यू करूँगा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर भी एटीट्यूड मेरा वैसा ही रहेगा। और वो हमारी लाइफ का, मैं सारे स्टूडेंट्स को इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ गाइज, जो 3 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के होते हैं, कॉलेज लाइफ जिसको हर स्टूडेंट बोलता है कि मुझे एंजॉय करना है कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं है। यही 3 साल है जो आपका फ्यूचर डेस्टिनी तय करेंगे, और जब इसकी शुरुआत करेंगे तो आप किस एटीट्यूड के साथ शुरू करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए क्लास 12 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप फिनिश करेंगे वैसे ही आपका नया स्टार्ट होगा। सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को बहुत टफ माना जाता है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं, लेकिन सर सीए की प्रिपरेशन कितनी टफ है इसके बारे में बताइए सर। देखिए जब भी आप किसी से सीए के बारे में बात करेंगे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, आर यू श्योर, डू यू वांट टू डू इट? देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि करंट दुनिया में नॉलेज मैटर करता है, और सीए एक ऐसा फील्ड है जहाँ शुरुआत से ही नॉलेज मैटर करता है। बिल्कुल। आप कितने मार्क्स स्कोर करते हैं डजेंट मैटर। जैसे मैं था तो हमें भी यही बोला जाता था पासिंग के लिए 50 मार्क्स ज़रूरी है। आप 50 मार्क्स ले आओ, आप कितने एक्स्ट्रा मार्क्स लाते हो इट डज नॉट मैटर। आप ऑल इंडिया रैंक करो, डज नॉट मैटर। इवन आफ्टर बिकमिंग एन ऑल इंडिया रैंकर, अगर आपको सीए का काम नहीं आता है ना, इफ़ यू डोंट नो द एक्चुअल डिटेलिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड योर एक्सपर्टीज, यू आर ऑफ नो यूज़। जस्ट लाइक डॉक्टर, एक डॉक्टर को डिग्री मिल जाए लेकिन उसको इलाज करना नहीं आता, वो डॉक्टर किसी काम का नहीं है। सिमिलरली चार्टेड अकाउंटेंट, आप चाहे क्लियर भी कर लो लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यही चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स टफ बन जाता है, क्योंकि हमारा जो ICAI है, जो ऑर्गेनाइज करता है एग्जामिनेशन को, इस कोर्स को, उसका क्लियर फोकस है, वी वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, इसलिए रिजल्ट भी कम आता है। इसलिए जब पेपर होता है ना, जब हमारा कोर्स डिज़ाइन किया जाता है ना, तो ये देखा जाता है कि आप उसको समझने के लायक हो या ना हो, प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो याद करना बहुत इजी है, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई करना टफ है। दैट्स व्हाट मेक अ सीए कोर्स वेरी डिफिकल्ट, एंड सेम गोज विद UPSC एंड IAS एग्जामिनेशन। यू हैव टू बी इन द रियल फील्ड, यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन मेकिंग, एंड सो मेनी थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन योर डिसीजन मेकिंग। दैट्स वाई वो डीप जो चीज़ चाहिए ना, वो ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट makes CA course that tough. It's not tough, it's requirement of that course, because CA are the alphabets of trust, and how you will trust someone if that person is expert in that field, and you have to be expert. सर सीए जब टर्म आता है ना, तो बेसिकली एक आपके मन में कैलकुलेशन चलने लगती है, और मैं कहना नहीं चाहता लेकिन तब भी ये देखा जाता है कि जो थोड़ा टैक्सेस में बचत करवा दे, अच्छे बिजनेसेस को थोड़ा एक सेव करवा दे अमाउंट, तो सीए की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टिंग से एक थोड़ा ये एक मोनोपोली सेट की गई है, एक ये फ्रेमवर्क सेट किया गया है कि सीए के हेल्प से आप टैक्सेस बचा सकते हैं। तो ये सर कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है। देखिए टैक्स आपके हार्ड अर्न इनकम है ना, अब आपको टैक्स तो देना ही है। टैक्स इज इनएविटेबल है ना, आप उसको, दो चीज़ें बहुत श्योर है, एक डेथ और एक टैक्स, नहीं लगना है। आपका हार्ड अर्न मनी है, बट मैं कितना टैक्स पे कर सकता हूँ, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हमें नॉलेज नहीं होती है, और हमारे लॉ ने इतने सारे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ओके वी हैव टू पे द टैक्स, बट हम उस टैक्स को बचा भी सकते हैं, तो हमें तो वो पता नहीं होता।
हियर कम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु नोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर नहीं भी तो जानता है ना, तो उसे ये पता है कि मैं कैसे उस रूल को जानकर कहाँ से किसको अप्लाई करके कंडीशन पे इस टैक्स को लीगल तरीके से बचा सकता हूँ। सो यहाँ पर टैक्स चोरी की बात नहीं आती, यहाँ बात आती है कि आप किस तरीके से लॉ को यूज़ करके, लॉ ने आपको बहुत सारी रिलीफ दी हुई है कि आप इन एरियाज़ में इन्वेस्ट करिए, आप अपने पैसे को इस तरीके से यूज़ करिए जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, टैक्स भी कम करना पड़ेगा और कोई लॉ भी नहीं टूटेगा। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट यही काम करता है, आपको बताता है कि आपके जो फाइनेंसेस है, आपके जो पैसे हैं, आपका जो हार्ड अर्न मनी है, उसको आपको इजीली किसी को नहीं देना। गवर्नमेंट भी हमसे इजीली नहीं चाहती, वो तो हमको स्कीम दे रही है ना, पर आपको नहीं पता है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपको बताता है कि कहाँ इसको यूज़ करना है। सर आपने जैसे बताया कि क्वालिटी मैटर करती है फॉर द सीए प्रिपरेशन। अब मैं पूछना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या वो फोर्सफुली आ रहे होते हैं कि उनके पेरेंट्स भी वैसा सिमिलर बैकग्राउंड रखते हैं और वो चाहते हैं कि एक पेरेंटल पुश होता है कि बेटा तुम ये कर लो क्योंकि हमने भी ये किया है, तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका माइंडसेट कैसे रहता है, या सीए के लिए वो माइंडसेट तैयार रहता है कि नहीं, या वो समय होते होते वो तैयारी करते हैं, या कैसा क्या रहता है, स्टूडेंट्स के माइंडसेट क्या रहते हैं? कार्तिक, आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 13 ईयर्स और लास्ट 3-4 ईयर्स में मैंने ये चीज़ देखी है कि अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इतना फोर्स नहीं करते कि तुम्हें यही चीज़ करना है। और ये एक अच्छी बात है कि हमारे इंडियन पेरेंट्स की मेंटलिटी स्लोली चेंज हो रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ओके फोर्स करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। उनको भी फोर्स किया गया था और शायद वो ऐसे एरियाज़ में लैंड अप हो गए जहाँ वो शायद बिलोंग नहीं करते थे, तो वाई नॉट टू गिव द फ्रीडम। हाँ, पेरेंट्स अभी भी इस चीज़ को लेकर है कि जिस फील्ड में वो गया है उसमें वो अच्छे से करे, तो वो फंसी होते हैं इस चीज़ को लेकर। बट हाउएवर ये मैंने ट्रेंड देखा है अभी कि अब पेरेंट्स बच्चे की बात सुन रहे हैं कि इफ़ ही वांट्स टू नो, एंड आजकल के पेरेंट्स हेल्प भी कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करने। जैसे मैंने बोला अपने फादर को कि मुझे सीए करना है, तो मेरे फादर बोलेंगे पहले सोच ले, फिर भी अगर उन्हें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है तो फिर वो मेरी हेल्प करेंगे 10 लोगों के साथ पूछने में। लेकिन हाँ, पहले ये टाइम था कि फोर्स किया जाता था कि नो, आप कॉमर्स में मत जाइए, और अगर कॉमर्स में जा रहे हैं तो यही करिए। बट अब ट्रेंड चेंज हो गए और इट्स अ गुड थिंग टू सी। और आजकल का बच्चा भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। तो जो ट्रेंड मैं स्टूडेंट्स में देखता हूँ ना, 2 तरीके के बच्चे दिख रहे हैं। पहले 3 तरीके के बच्चे दिखते रहे। पहले एक जिसको पता है मुझे क्या करना है, एक जिसको बिल्कुल नहीं पता मुझे क्या करना है, तीसरा जो चाहता है कुछ करना और फाइंड आउट कर रहा है। आजकल 2 ही तरीके के लोग दिखते हैं, जिसे कुछ नहीं पता है और जिसे सब कुछ पता है। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, लेकिन एक ये बुरी बात भी है कि जिसको बीच वाला बच्चा जो है ना, वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग। आजकल का बच्चा यहाँ तो पूरी तरीके से हाँ दोस्त कर रहा है, चला गया ठीक है चलेगा, और दूसरे तरीके का बच्चा उसको क्लियरली पता है मुझे क्यों करना है। बिल्कुल सर, एक परसेप्शन बना हुआ है सोसाइटी का कि बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, उसके बाद अर्न करेगा, जो भी बच्चा है वो अर्न करेगा। लेकिन क्या होता है कि ये प्रिपरेशन की जर्नी में थोड़ा और टाइम चाहिए होता है, और सोसाइटी का रिलेटिव्स का एक प्रेशर बनता जा रहा है कि अरे कब तक प्रिपेयर करता रहेगा हमारा लड़का। तो वो पीयर प्रेशर को कैसे फेस करे स्टूडेंट, और उसमें क्या रिस्पॉन्ड करे अपने रिलेटिव्स को? वैसे तो सबको आप नहीं समझा सकते, लेकिन तब भी क्या रहना चाहिए उस समय? देखिए, ये प्रेशर ना टिल इटर्निटी तक रहेगा। हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन ये प्रेशर रहेगा ही रहेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स को थोड़ा दूर कर लेते हैं। पेरेंट्स जो हैं हमारे, वो हम चाहते हैं कि हम जल्दी से सेटल हो जाए, तो वो हमारा अच्छा चाहते हैं। इस चक्कर में कहीं ना कहीं वो हमें फोर्स भी करते रहते हैं और समझ में नहीं आता है कि प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। सो इससे तो आप नहीं बच सकते टिल इटर्निटी। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी मेंटलिटी बहुत स्ट्रांग रखना। देखिए, पीयर प्रेशर में एक ही पर्सन आता है जो क्लियर नहीं है अपने दिमाग में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंटर में था, सीए इंटर में था, मैं 2 बार फेल हो गया था। तीसरी बार भी मैं अटेम्प्ट दे रहा था। मेरे फादर जो थे वो थोड़े इनसिक्योर हो गए कि बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, 2 बार फेल हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि बैंकिंग ज्वाइन कर लो। बट कार्तिक, आई वॉज वेरी मच श्योर कि मुझे सीए ही करना, क्योंकि मुझे दिक्कत नहीं आती थी सीए की पढ़ाई करने में। मे बी कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही थी, उन्हें फाइंड आउट करना था। तो मैं जब बैंकिंग की पढ़ाई भी करता था ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, मुझे सीए ही करना था, क्योंकि मैं 100% श्योर था मुझे यही करना है। इसलिए कहीं ना कहीं मैं उस प्रेशर को झेल पाया। प्रेशर को झेल कौन नहीं पाता है? जिसको क्लियर नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू एडवाइस यू वन थिंग। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले खुद श्योर हो जाओ कि व्हाट यू एक्चुअली वांट।
अगर आपको पता है एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, प्रेशर बना रहेगा, लेकिन आप उसको खुद ही सह लोगे। क्या रास्ते निकालने उसको सहने के वो आप खुद निकाल लोगे। सर जो माइंडसेट है ना, मतलब मेरा मेजर फोकस भी यही पॉडकास्ट का है कि बहुत ज़्यादा जो फोकस रहता है, प्राइम फोकस पेरेंट्स का, कि अर्न कितना कर रहा है और उसी से उनको लगता है कि मेरे बच्चे की सेफ्टी। लेकिन जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है, जो ऑफ द बीट जाके कुछ करना चाहता है, तो उसको फिर वो स्पेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि तो वो तो बंद गया ग्रेजुएशन के बाद 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 और फिर वही जर्नी स्टार्ट हो जाती। तो कितना ज़रूरी है बच्चे को ब्रीद इन स्पेस देना और वो डिसाइड कर पाए एक समय बाद कि हाँ शायद ये लाइन भी मैं ऑप्ट कर सकता हूँ, ये डाइवर्जन भी ले सकता हूँ। अगेन कार्तिक है, देखो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ये सब चीज़ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम हमेशा सारा दोष पेरेंट्स पे डाल देते हैं। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ तुम्हें, लाइव स्टोरी मेरे स्टूडेंट की थी। वो जब 12th पढ़ रही थी, मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगी। और मैंने हंस दिया। तो बोला सर हंस क्यों रहे हो आप, तो क्यों आपको नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊँगा? मैंने बोला नहीं, तू कर लेगी, तेरे परसेंटेज भी 99% आ जाएंगे, बट यू विल नॉट ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्यों? मैंने बोला तेरे पेरेंट्स मना कर देंगे। तो उसने बोला सर यही तो बात है, पेरेंट्स समझते नहीं है। मैंने बोला नहीं, पेरेंट्स समझते नहीं है, तुम समझा नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है और मेरे पास प्रॉपर प्लान है, मुझे 99% लाने हैं, फिर मुझे यहाँ अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी के अंदर 2-3 कॉलेजेस हैं, इसमें से कोई सा भी मिल जाए, इसके अंदर ये कोर्स करूँगी, इसके अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन लोगों ने कोर्स किया है, मैंने बातचीत करी है। जब आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे ना इस तरीके से कि मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग है, तो पेरेंट हो सकता है कि वो अनश्योर है, पर वो मना नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा बच्चे ने इतनी प्लानिंग कर रखी है, बच्चे को रास्ता क्लियर है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा ओके बच्चे अपन इस बारे में बात करेंगे। फिर क्या करेंगे आपके पेरेंट्स, अपने जिनसे वो एडवाइस लेते हैं उनसे जाके बातचीत करेंगे। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे ना कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, तो बोले एक तो लड़की है, दिल्ली भेजेंगे नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। बट आप जब प्रॉपर प्लानिंग के साथ, डेटा के साथ आप चीज़ बताओगे भैया मैं क्लियर हूँ, मुझे ये करना है, तो फिर ऑप्शन खुल जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% खुल जाएगा, बट देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कि आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेरेंट्स तो पेरेंट्स रहेंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, उनकी जो थिंकिंग है वो वैसी ही रहेगी। उनकी थिंकिंग को कैसे पियर्स करना है ये आपके ऊपर है। उसके लिए चाहिए क्लैरिटी, टोटल फोकस, और जो प्लान जो आप करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है। अब मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगा पापा मुझे डांसर बनना है, भैया वो पहली फुर्सत में लात मारेंगे मुझे। बट आप बताओगे पापा आई वांट टू परस्यू दिस कोर्स, मुझे इसमें ग्रेजुएशन करना है, डांसिंग के भी कोर्सेज होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये होता है, इसमें ये जॉब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी तो फिर वो 2 मिनट के लिए सोचेंगे, तो एटलीस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी अपने पेरेंट्स को मनाने की बढ़ जाएगी। सर प्रिपरेशन का वो समय और व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से जुड़ता है, तो उस समय आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन था? लाइक इन बॉलीवुड तुम बोल रहे हो? बॉलीवुड हो गए, हॉलीवुड हो गए, जिनको आप शायद एक आइडल नेचर में भी देखते हो कि उनसे आप कुछ प्रेरणा ले रहे हैं, आप पुश कर पा रहे हैं, तो होता है कोई ना कोई एक होता है। कईयों के लिए अमिताभ बच्चन है कि उनको ही देख के उनका डेडिकेशन। तो आपके लिए उस समय कौन था डेडिकेशन लेवल पे? मेरे लिए एज अ बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को मैं बहुत फॉलो करता था। रीज़न सबसे पहले यही था कि वो थोड़ा सा लीग से हटकर लगता था मुझे, अपार्ट फ्रॉम अदर एक्टर्स। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द डिसिप्लिन लाइफ ही हैज़ लिव्ड, वो मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी करते थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा, उसका वर्क स्टाइल, वर्क एथिक्स, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत फैंसी लगती थी। और कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने के चक्कर में शायद मैं भी थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हुआ। बिल्कुल। मैं भी काफ़ी हेल्दी हुआ करता था। फिर मैंने अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना शुरू करा विथ माई एकेडमिक्स। सो अक्षय कुमार वॉज डेफिनेटली माई फेवरेट बॉलीवुड एक्टर। एक्ट्रेसेस तो सारी अच्छी लगती हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट येस आई विल से ऐश्वर्या राय was one of my favorite, reason being the class she has। देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप अंदर से जैसे है ना वैसे आप बाहर से दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐश्वर्या राय, इफ आई टेक एन एग्जांपल, वो कैसे भी क्लॉथ्स पहन ले, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको ऐश्वर्या राय की तरह ही देखोगे, नॉट एज अ डिफरेंट मटेरियल। रीजन बीइंग इनसाइड आउट शी इज लाइक दैट। सो शी वाज माय आइडियल इन एक्टिंग ऑल्सो, एंड ऑल्सो हर वर्क स्टाइल, वर्क एथिक्स वाज वेरी क्लियर। ऐश्वर्या राय। सर कनेक्शन बड़ा रहता है चाय की टपरियों से जब प्रिपरेशन होती है, और शायद मुझे लगता है कि आपने भोपाल में ही रह के प्रिपरेशन की है, तो आपका वो फेवरेट स्पॉट क्या होता था जहां आप जाते थे और अपने आप को रिफ्रेश करते थे?
देखो चाय मैं पहले ज़्यादा पीता नहीं था, हाँ। लेकिन जब इंटर्नशिप में आए तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है, मीन्स इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है तो कुछ चाहिए रहता है। सो मैं एसएल छाजड़ कंपनी भोपाल में है जहाँ मेरा इंटर्नशिप हुआ था, तो वहीं बाजू में एक चाय की टपरी हुआ करती, तो वहाँ हम सारा स्टाफ मिलकर जाया करते थे। और बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ भी हैं हमारी वहाँ पे जब चाय की टपरी पे होती थी। तो बहुत अच्छी एडवाइस मुझे एक चाय की टपरी वाले से ही मिला था, और जो मैंने अपनी लाइफ में कोशिश करी थी कि यार ये बंदा जैसा भी हो, इसने जो बात बोली है ना वो लाख टक्के की बात है। उसने बोला कि सर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर मुझे पता है मेरी सिचुएशन के हिसाब से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ना, तो दूसरे क्या बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसने बात क्यों निकाली थी, रीज़न भी मैं उसको बोलता था कि यार तुम इतनी अच्छी चाय बनाते हो, और वो हमें काफ़ी अच्छे से सर्व भी करता था मस्ती में, और तुम्हें इतना टैलेंट है, थोड़ा आगे बढ़ाओ इन चीज़ों को। तो उसने मुझे बताया सर मैं अपने पोटेंशियल लेवल से ना ज़्यादा ही कर रहा हूँ अभी। और फिर उसने बताया था कि वो साइड में दूसरा बिजनेस भी कर रहा है, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा है, कैसे पैसे अरेंज कर रहा है। तो सर मेरे बारे में दूसरे क्या सोचते हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, अगर मुझे इनसाइड आउट पता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, फिर दूसरे लोग क्या सोचते हैं। और वो टाइम था तब मैं सीए में इंटर में एक बार फेल हो चुका था, तो ऑब्वियसली जब आप फेल हो जाते हो ना लोग आपको जज करने लगते हैं। तब मैंने भी यही सोचा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया है। मैं फेल किस लिए हुआ हूँ कि मैं मेहनत नहीं करी या मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी है, तो फिर अब मैं अपने अंदर की खामियां ढूंढ के उसको सही करूँगा। दूसरा क्या बोल रहा है उससे मैं अपने माइंड को इफेक्ट नहीं करूँगा। सर ये जो फेलियर वाला कॉलम है इसको बड़ा हाइड किया जाता है, लेकिन आपने इसको बड़े स्पष्ट तरीके से बताया है कि इंटर में भी आपका 2 बार वो रहा, फिर ये प्रिपरेशन के दौरान भी ये रहा सर। और ये भी मैं मानता हूँ कि फेलियर से बहुत कुछ सीखा जाता है। एक बार की सक्सेस मिल जाती है तो आदमी चांद पे ही रहता है, लेकिन जो फेलियर आपको सिखाता है वही शायद आपको ग्राउंडेड बनाता है। तो फेलियर का क्या इंपॉर्टेंस उस समय रहा, आप क्या गो थ्रू किए उस समय? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज़िंदगी में कोई पर्सन अगर कभी फेल नहीं हुआ ना तो कुछ सीखा नहीं। ये मेरा नहीं है, आप किसी का भी एक्सपीरियंस पूछ लीजिएगा, हर ग्रेट पर्सन 100 बार फेल हुआ है तभी वो आज इतना सक्सेस हुआ। फेलियर का बहुत, क्योंकि क्या होता है ना, एक स्ट्रेट धागा है वो सुलझा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि अगर मैं उलझ जाऊंगा तो सुलझूंगा कैसे। बिल्कुल। तो अगर आप कभी उलझे नहीं ना तो आप कभी सुलझोगे नहीं, क्योंकि अगर आप हमेशा सुलझे हुए रहे और फिर लाइफ में टफ प्रॉब्लम आई तो आपको फिर खड़ा होना वापस नहीं आएगा। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप गिरो, और गिर के जो आदमी खड़ा होता है ना उसे पता है कि गिरने पर कैसा महसूस होता है, और उस वक्त जब वो खुद को मोटिवेशन देता है ना, वो एक बॉय से आपको मैन बना देता है। तब आप समझते हो कि नहीं वाई, क्योंकि आप खड़े क्यों हुए हो, क्योंकि आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे क्यों करना है, तभी आप वापस खड़े हुए। सो फेलियर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज आप में से जो लोग भी अपनी लाइफ में फेल हुए ना, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आपने सक्सेस का पहला स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो पार कर लिया है। सर रिसेंट में कौन सी मूवी आपने देखी? क्योंकि टीचर्स का मेरे समय भी ऐसा होता था कि जब मैं स्कूलिंग में था तो टीचर्स जब बताते थे तो वो सीरियल्स वो भी देख रहे हैं, मूवीज वो भी देख रहे हैं, लेकिन उनका जो परसेप्शन होता था उस चीज को देखने का कुछ अलग होता है। तो मैं इसीलिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी रीसेंट वॉच्ड मूवी कौन सी है? कार्तिक, मैं अगर सही बताऊं तो इट्स बीन पास्ट 2 इयर्स मैंने टीवी देखना, मूवीज देखना बंद कर दिया है। मैं नहीं देखता हूँ, टाइम भी नहीं होता है, प्लस मैं अब चाहता भी नहीं। रीज़न बीइंग अब जो सीरियल्स बन रहे हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पार्ट दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं हमारा ब्रेन वैसा हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव पार्ट को ना देखूँ, पॉजिटिव को देखूँ। एंड यस, जो आपने बात बोली ना कि टीचर जब कोई मूवी देखता है तो उसका परसेप्शन अलग होता है। एग्जैक्टली जैसे मैं आज से 6 इयर्स बैक पहले बात है, एक मूवी आई थी लव आजकल, फर्स्ट वाली लव आजकल, सैफ अली खान वाज द हीरो। और मेरे स्टूडेंट्स, मैंने भी देखी थी वो मूवी, बहुत पसंद आई थी मुझे, और मेरे स्टूडेंट्स भी देख कर आए। तो क्लास में डिस्कशन हुआ था उस मूवी को लेकर, तो बोले सर सैफ अली खान का क्या रोल था, एकदम खुला सांड के, ही वाज लाइक अ प्ले बॉय। तो मैंने बोला तुम सबने ये देखा कि सैफ अली खान उसमें प्ले बॉय है, ब्रेकअप पार्टी कर रहा है, एक लड़की से दूसरी लड़की पे स्विच कर रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो है क्या उस मूवी में, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, व्हाट वाज हिज क्वालिफिकेशन। तो मूवी में दिखाया गया है कि सैन फ्रांसिस्को की जो टॉप इंजीनियरिंग कंपनी है, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जो गोल्डन गेट ब्रिज बनाया है, उस कंपनी में वो सीनियर इंजीनियर है। किसी ने ये नोटिस नहीं किया। तो बोलो आप ये देख रहे हो कि वो खुला सांड है, आप ये देख रहे हो वो ब्रेकअप पार्टी कर रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है,
आप ये तो वो उस कंपनी में पहुंचा कैसे होगा, बिल्कुल। ऐसे तो नहीं पहुंच गया ना, जुगाड़ लगा के पढ़ा होगा उसने। तो आप ये चीज़ क्यों नहीं देखते? तो ये परसेप्शन होता है मूवी को आप कैसे देखते हो। ऐसी एक मूवी मुझे बहुत पसंद है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी दिखाता हूँ। 2010 की द कराटे किड मूवी आई थी, जैकी चैन वाली। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट मूवी जो मैंने सीखी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ के हर स्टेज को रिसेंबल करती है। तो मैं सबको एडवाइस करूँगा, सारे स्टूडेंट्स को, कि उस मूवी को ज़रूर देखें। और जब आप मूवी देखते हैं ना, आप ये मत देखिए कि उसमें एक्टर क्या कर रहा है, अब ये देखिए कि वो क्यों कर रहा है, उसकी सिचुएशन क्या थी, ऐसा क्या था कि उसको उसने हीरो बनाया, व्हाई ही इज़ अ हीरो, व्हाई विलन इज़ अ विलन। तो जिसका रोल है वो वैसा क्यों है, जब आप इस क्यों में जाओगे ना, तो आपका परसेप्शन अलग हो जाएगा। सर, खुद को बनाने में स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है, और जिस तरह आपने हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत में ही मुझे भगवद गीता ऑफर की, तो आप क्या उसको डेली बेसिस पे उसका अध्ययन करते हैं? आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताइए, और कैसे ये आपको प्रोफेशनली हेल्प कर रहा है? आई विल से, देखिए गाइस, स्पिरिचुअल मतलब क्या, हम जो है ना, वो दो तरीके से काम करते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। सो हम पूरा फोकस कर देते हैं कि अपने बाहर की जो चीज़ें ना, लाइक मेरी फिजिकल हेल्थ हो गया, मेरा वर्क हो गया, मेरी चीज़ें हो गई, इनको अच्छा बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो अंदर की तरफ है। आप कोई भी चीज़, लाइक अब मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, एक घर बनाते हैं, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है ना, तो आप कितना भी एस्थेटिक्स दे दीजिए अपने घर को, एक भूकंप आएगा, सब खत्म कर देगा। सिमिलरली अगर आप अंदर से स्पिरिचुअली जो आपके इंटरनल पोटेंसी है, अगर वो आपकी स्ट्रांग नहीं है ना, तो व्हेन लाइफ विल गिव यू अ शेक, यू विल बी टोटल शेकन अप। सो स्पिरिचुअल जो आपका लाइफ होता है, वो आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाता है, वही आपको प्रेरणा देता है कि वो आपको सही और गलत में जज करने में बहुत हेल्प करता है। बिकॉज आजकल के स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, डिलेमा, कि आई एम इन अ सिचुएशन, मैं क्या करूँ, ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। और जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करूँगा तो क्या होगा, ये करूँगा तो क्या होगा, एंड दैट हेल्प्स यू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी डज। वो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, आपका नींव मजबूत होता है। इट हेल्प्स यू इन टेकिंग डिसीजंस प्रॉपरली, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। सर, अभी देखा जाता है कि एकदम डिजिटल वर्ल्ड का बहुत हावी हो रही है, और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप भी अपने स्टूडेंट्स में पाते होंगे, तो आप कैसे लिमिट कैसे करवाते हैं, रेस्ट्रिक्ट कैसे करवाते हैं, कैसे उनको सुझाव देते हैं कि भैया बस इतना ही चलाना है या इतना ही यूज़ करना है? कार्तिक, मेरा कभी भी आदत नहीं रहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूं कि आप ये मत करो, मैं कभी नहीं बोलता। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। जैसे एक बार मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था, पबजी गेम आया था। सो पबजी सारे स्टूडेंट्स खेलते थे, बहुत टाइम तक खेलते थे, और मैं भी उस टाइम पर मोबाइल में गेम्स खेलता था। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे एडिक्शन नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई। तो मैंने भी पबजी खेलना स्टार्ट करा, एंड यू वोंट बिलीव, मेरा क्लास होता था, सही 4 o'clock क्लास है, मैं 3:30 क्लास आ जाता था। क्यों? मुझे गेम खेलना है, क्योंकि घर पे मैं खेल नहीं पाऊंगा। फिर वो गेम इतना लंबा खिंच जाता था कि मेरे स्टूडेंट्स आ गए हैं, मैं उनको बोलता था 2 मिनट वेट करो, लेट मी फिनिश, एंड 15 मिनट्स 20 मिनट्स मेरा क्लास लेट होता था। रात को भी कभी कभी नींद आ रही है, लेकिन वो दिमाग में चल रहा है कि यार मेरा ये गेम था, मैं इसमें जल्दी आउट हो गया था, मुझे क्लियर करना है। सो आई वॉज ऑल्सो एडिक्टेड। फिर मुझे लगा यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको कैसे कम करा जाए, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप इतना टाइम मत बिताइए। तो फिर मैंने पहले खुद के ऊपर अप्लाई किया कि मुझे इसको कैसे छोड़ना है। स्लोली एंड स्लोली प्रोसेस, दिक्कत हुई, एकदम से कभी कोई चीज़ नहीं होती, बट यस मैंने उसको टोटली बंद कर दिया। और फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ कि मेरे साथ ये होगा। जो सीखने वाला होगा ना, वो समझ जाएगा कि सर क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को डायरेक्ट बोलोगे ना ऐसा मत कर, वो जानबूझ के वही करेगा। बिल्कुल। अगर आप ये बताओगे कि मैंने ये किया, उससे मैं ये सीखा, तो अगर वो सीखने वाला, एब्जॉर्व करने वाला बंदा होगा, वो सीख जाएगा। हाँ, तो सर ये कहीं ना कहीं आपने पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट किया कि मैं अगर टोक रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ कि भैया गुड़ ना खाना, तो एक बार गुड़ का स्वाद लिया जाए, फिर खुद से पहले छोड़ा जाए और फिर वो रखा जाए। सर, सोशल मीडिया, और जैसे अभी क्या होता है कि कई क्लासेस ऑनलाइन चलती है, यूट्यूब, तो आदमी डिजिटल इनटेक बहुत ज़्यादा है अभी स्टूडेंट्स का, तो वो कितना फ्रूटफुल है उनके लिए, और कितना उनको बुक्स की ओर भी रहना चाहिए, बुक्स पे भी स्टेबिलिटी रखनी चाहिए, तो कितना दोनों का कितना महत्व है सर? देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि हर चीज़ का पॉजिटिव्स भी होता है, नेगेटिव्स भी होता है। मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया
और ये नेटवर्किंग है और जो फास्ट इंटरनेट है, ये एक हमारे लिए बून है अगर हम उसको सही से यूज़ करें। बिकॉज देखिए, पहले हम स्टूडेंट से इतना कनेक्ट नहीं हो पाते थे, अभी हम स्टूडेंट से 24 आवर्स कनेक्टेड है। एक स्टूडेंट है, उसको अर्ली मॉर्निंग में दिक्कत आ रही है, वो मेरे पास आ नहीं सक रहा, लेकिन मैंने उसको अलाउ किया हुआ है, यू कैन मैसेज में, मैं उस वक्त जागा रहता हूँ, तो मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। प्लस हम अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके थ्रू सोशल यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू शेयर करते हैं, तो बच्चा हमसे टोटली कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बून। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब इससे डाइवर्ट होकर उसको दूसरी जगह पर चले जाते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा तो ही आप अच्छा करोगे। देयर वाज एन एग्जांपल, एक बंदे ने गाड़ी ली, उसने बोला मैं गाड़ी तभी घर से बाहर निकालूंगा जब सारी लाइट्स ग्रीन होंगी, और ऐसा कभी होगा नहीं। बिल्कुल। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई और कंट्रोल नहीं करेगा। सो आपको देखना है कि आप अगर सोशल नेटवर्किंग पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपना डेटा कंज्यूम कर रहे हो, आप डेटा क्या कंज्यूम कर रहे हो। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जब अपने वर्क प्लेस पे जाता हूँ तो मुझे 25 मिनट्स लगते हैं जाने में, कार में जाता हूँ। सो मैं ना बहुत अच्छे पॉडकास्ट, जैसे तुम भी अभी एक पॉडकास्ट कर रहे हो, तो मैं पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ। उन पॉडकास्ट से मैं वो नॉलेज लेने की कोशिश करता हूँ जो जिनके बारे में मैं कम जानता हूँ। तो ये मुझे हेल्प कर रहा है। तो ये मुझे कहाँ से मिल रहा है? सोशल नेटवर्किंग से ही मिल रहा है। मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड हूँ, कैसे? सोशल नेटवर्किंग से। लेकिन अगर मैं यहीं पर दूसरा, जैसे शॉर्ट्स है, आप मुझे बताइए शॉर्ट्स में क्या क्रिएटिविटी होती है? कुछ होते हैं जहाँ पर आपको वो 1 मिनट में बहुत अच्छा कंटेंट बता देते हैं, बट आप कौन सा कंटेंट देख रहे हो वो मैटर करता है। अब आप फालतू के जो वीडियोस हैं वो देख रहे हो, तो आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम का हम क्या यूज़ करते हैं। देखिए, हमारी एज में आता ना, सीखने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। बिल्कुल। मेरी भी एज अभी उस तरफ पहुंच गई है कि अब मुझे कोई सिखाएगा ना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे हम। लेकिन स्टूडेंट जहाँ अथाह है, आपको सीखना ही सीखना है। तो आप क्या सीख रहे हो, आप कौन सा डेटा कंज्यूम कर रहे हो, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ पे मैं आप जैसे लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो बहुत अच्छा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं और लोगों को अच्छा इंफॉर्मेटिव, आप उन चीज़ों को सीखिए। सर, हर टीचर का उनका फेवरेट स्टूडेंट होता है, तो आपका ऐसा कुछ फेवरेटिज्म वाला है कि आपके जो स्टूडेंट है, आप उनमें कौन सा, आपके लिए कौन सा फेवरेट होता है? क्या ट्रेड्स हैं जो फेवरेट बनाते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक टीचर के लिए नहीं, भगवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली जो मेरे भक्त होते हैं, मैं उन्हें थोड़ा फेवर ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो उतना अप्रोच करते हैं। पर ऐसा नहीं कि मैं दूसरे के साथ बुरा कर रहा हूँ, तो ऐसा होता ही है। सो फेवरेट कौन बनता है ना? जो अप्रोच करता है। बिल्कुल। और टीचर को जनरली कौन सा, टीचर का काम क्या है? अपने स्टूडेंट को इंटेलिजेंस विद कैरेक्टर सिखाना। आपको इंटेलिजेंस भी देनी है और उसका कैरेक्टर भी डेवलप करना है। और उस देने के प्रोसेस में जो उनके डेटा को अच्छे से कंज्यूम कर रहा है और जिसको लेने की कोशिश कर रहा है ना, वो फेवरेट बन जाता है। ऐसा नहीं कि ये सुंदर बच्चा है तो ये मेरा फेवरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इवन जैसे मेरे क्लास में जनरली जो बच्चे ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं ना, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और ये मेरे ऊपर काफ़ी दूसरे टीचर्स भी बोलते हैं कि सर है ना, आप ऐसे बच्चों को ना ज़्यादा हवा देते हो। मैं बोलता हूँ मैं हवा नहीं देता हूँ, हर बच्चे में अच्छा और बुरा दोनों होता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं। अगर कोई बस स्टूडेंट मस्ती कर रहा है और नॉनसेंस क्रिएट कर रहा है, अगर आप वो बोलते रहोगे ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो है ही बुरा, उसमें एक अच्छा पार्ट भी है। आप उसको एक्सप्लोर करके देखो ना, वो आपका फैन बन जाएगा। और फिर वो जब ट्रांसफॉर्म होगा ना एज ए टीचर, यही आपकी सक्सेस है कि आपने एक स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्म, एक बच्चा जो सिंसियर है, ऑब्वियसली वो तो सिंसियर है ही, लेकिन आपने एक इनसिंसियर स्टूडेंट को उसकी कैपेबिलिटीज़ दिखाकर, उसकी तारीफ थोड़ी सी कर कर, तो गलत तारीफ करना बुरा नहीं होता अगर आप विद सही इंटेंशन करते हो। तो मेरा इंटेंशन क्या रहता है, मेरे जो वीक स्टूडेंट होते हैं, मुझे अगर उनमें कुछ पोटेंशियल दिखता है तो मैं उनको अपने क्लोज ले लेता हूँ, मैं उनके साथ बातचीत करूँगा उनके स्टाइल में। इफ़ ही इज़ राउडी, मैं राउडी स्टाइल में बात करूँगा, बट स्लोली मैं उसको अपना मैसेज पास ऑन करूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि यार ये मेरी हर बात सुनने लगा है, फिर मैं उस पर हैवी कंटेंट डालने लगूंगा कि ये तुझे करना है। तो आप कैसे मोल्ड कर रहे हो? टीचर एक कुम्हार की तरह होता है जो मिट्टी को ना, वो एकदम से पॉट नहीं बनता, प्यार से, धीरे से, घुमा घुमा के उसको करता है। यही काम टीचर का है। तो मैं सारी टीचर्स को भी यही बोलना चाहूँगा, मैं बहुत छोटा टीचर हूँ,
बट फिर भी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा और जो मैंने देखा है काफ़ी सीनियर टीचर्स को, अगर कोई स्टूडेंट बुरा है ना तो उसको चेंज करने का एटलीस्ट ट्राई करे, सिर्फ बुरा मत बोलते रहो। सर आप भोपाल में ही आपकी स्टडीज़ हुई और फिर अभी आप अपना जो करियर पर्सपेक्टिव भी है वो भोपाल में ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को एक पुश दिया जाता है कि आप दिल्ली जाइए, बड़े सिटीज़ में जाइए। जैसे अभी जॉब्स के लिए भी मैक्सिमम लोग दिल्ली की ओर रश करते हैं, बैंगलोर की ओर रश करते हैं। तो ये रश कितना उचित है, क्योंकि कुछ कुछ मार्जिन में ही वहाँ पर जाते हैं तो उनकी इनकम ग्रोथ भी मिलती है कंपैरेटिवली ये स्मॉल सिटीज़ से। तो कितना वो उचित होता है कि हम दूसरे शहर इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि इवन मैंने अपना सीए फाइनल पुणे से किया हुआ है। टिल इंटर वाली स्टडीज़ मैंने भोपाल में करी थी। सीए फाइनल के लिए मैं पुणे गया था बिकॉज वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी। आफ्टर क्लियरिंग माई सीए मेरा जॉब भी लगा था। आई वॉज सिलेक्टेड इन गोवा ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो मैं जब ये बात बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि मेरा जॉब लगा था गोवा में, तो बोलते सर यहाँ क्या कर रहे हो आप भोपाल में। सो देखिए डेस्टिनी कहाँ किसको ले जाती है पता नहीं। तो मैं अपने पेरेंट्स के कारण वापस आ गया बिकॉज माई पेरेंट्स नीड मी। तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो उनके साथ रहना था एज अ। सो हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज़ करते हो। हम जो भी हैं वो हमारे चॉइसेस से बनते हैं। हमने अपनी किस तरीके की चॉइसेस करी। तो उस टाइम मेरे पास चॉइस था कि मैं बाहर रहूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ रहूँ। तो मैंने चॉइस लिया दैट आई हैव टू बी विद माई पेरेंट्स, अदरवाइज मेरे लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। बट येस, बाहर जाते हैं जब तो हमारा इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है। कि मैं बाहर जनरली आजकल के बच्चे जो हैं वो बाहर इसलिए जाना चाहते हैं कि यहाँ उन्हें फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल, बाहर जाके उन्हें फ्रीडम मिलेगी। सो फ्रीडम किस तरीके की चाहिए? फ्रीडम ऑफ लर्निंग और फ्रीडम ऑफ डूइंग अदर थिंग्स। अगर आप फ्रीडम ऑफ लर्निंग चाहते हैं तो आप पहली फुर्सत में जाइए। योर पेरेंट्स विल ऑल्सो सपोर्ट यू। और अगर नहीं भी करें तो उनको पुश करिए। लेकिन अगर आप किसी और इंटेंशन से जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो वेस्टिंग मनी टाइम एंड रिसोर्सेज विल बी अ गुड ऑप्शन। सो बाहर जाना क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ऑप्शंस कम अवेलेबल है, रीज़न बीइंग इन कंपेरिजन टू मेट्रोज, तो हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज कम हैं भोपाल में। सो बेटर रिसोर्सेज के लिए आपको जाना चाहिए। सर मेरा भी स्टार्टअप है डिजिबीन्स करके, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। डिजिटल से रिलेटेड हम लोग प्रोफाइल वर्क करते हैं। सर एक स्टार्टअप के लिए आपके क्या सजेशंस हैं कि वो किस तरह अकाउंट्स को अपने मैनेज करे, फाइनेंसेस को किस तरह मैनेज करे कि वो जब आगे चल के ग्रोथ पकड़े तो इतनी मैनेजमेंट स्किल्स उसमें आ जानी चाहिए? देखिए स्टार्टअप के लिए ना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले ना एक क्लियर विजन होना। जो आजकल के यंग जनरेशन्स जो स्टार्टअप करते हैं ना वो फैंसी होकर, मतलब अट्रैक्ट होकर जो है ना सोचते हैं हम स्टार्टअप करेंगे। बट बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्लियर फोकस होना चाहिए कि मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन और विजन ऑब्जेक्टिव। अगर ये आपके क्लियर है ना तो आपको ऑटोमेटिकली ना रास्ते मिलते जाते हैं। सो बहुत ज़रूरी है, आपको कंपनी स्टार्ट करने में भले टाइम लग जाए, डोंट बी इन हरी। पहले मिशन और विजन, जब यहाँ और यहाँ 100% क्लैरिटी होगी ना तो आप रास्ते खुद ढूंढ लोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फाइनेंसेस को लेकर मैं जो स्टार्टअप जैसे हमारी सिटी में जो डेवलप सिटीज़ हो गई हमारी, वहाँ तो फिर भी लोग जो हैं पूरी तरीके से अवेयर हो गए हैं। हम लोगों के साथ क्या, हम लोग नए नए अब स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं ना आजकल का यूथ कि ओके मुझे कंपनी डालनी है, कंपनी रजिस्टर करवा दी इमीडिएटली, नाम रजिस्टर करवा लिया एंड स्टार्टेड डूइंग एक्सपेंसेस। अच्छे ऑफिसेज हो गया, हैवी एक्सपेंसेस करने लगे, अच्छा दिखना चाहिए। भाई तुम स्टार्ट में ही सारा एक्सपेंस कर लोगे, आगे के लिए क्या होना। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आर यू वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम ओनली, येस और नो? इफ़ येस यू आर गोइंग ऑन द राइट वे। फाइनेंसेस जो होते हैं वो सेकेंडरी होता है कि वो उससे अटैच्ड होता है कि मेरा फोकस क्या है। अगर मेरा फोकस कुछ और है और मैं काम कुछ और करने लगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक एडू स्टार्टअप ओपन करा और मैंने जब स्टार्ट करा था मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को ना लाइव लेक्चर्स दिया करूँगा। अब मैंने क्या करा, उसमें मोटिवेशनल वीडियोस भी डालने लगा और मैं और भी कंटेंट डालने लगा। अब क्या हुआ, मेरा फोकस पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका। मेरा प्राइम फोकस क्या था, बच्चों को क्लासेस प्रॉपर्ली देना, लेक्चर्स प्रॉपर्ली देना। तो जब तक मैं पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता मेरा फोकस उसी पे ही होना चाहिए। बिल्कुल, फर्स्ट थिंग दैट योर मिशन, और उसी पे ही वर्क करना है। अपने फाइनेंसेस पे आप दो चीज़ें ध्यान रखना है हमें कि पैसा आ कहाँ से, मतलब कहाँ से मुझे पैसे अरेंज करने हैं। वेदर आई एम अरेंजिंग माई ओन फंड्स, माई रिलेटिव्स, या मैं किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा ले रहा हूँ तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, उसकी कंडीशंस क्या हैं, किस कंडीशंस पे वो मुझे पैसा दे रहा है। और मेरा जो वर्क है, क्योंकि आपको पहले अपना प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि कितने सालों में मैं कितना रिकवर करूँगा,
और जो शर्तें वेंचर कैपिटलिस्ट रख रहा है मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा कैश का इनफ्लो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, मुझे लग रहा है कि शुरू के 5 सालों में मेरा कुछ कैश इनफ्लो नहीं होगा एंड बाद में स्लोली इनफ्लो होना शुरू होगा। बट जो मेरा वेंचर कैपिटलिस्ट है वो बोल रहा है मुझे फर्स्ट ईयर से ही तुम हैवी इंटरेस्ट दोगे, बिल्कुल। सो इट विल नॉट बी फीजिबल फॉर मी, और कहीं ना कहीं वो प्रेशर आ जाएगा और वो बंद हो जाएगा। सो तुम्हारा फोकस प्लस कंडीशन फ्रॉम विच यू आर अरेंजिंग द कैपिटल, ये सिंक करनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि एक बार आप डेवलप हो जाते हैं ना फिर गाड़ी चलने लगती है, उसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़, हर स्टार्टअप के लिए एक बंदे को अपने साथ कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सीए, एडवोकेट्स ऐसा रखना चाहिए जो उस फील्ड के बारे में जानता हो। ऐसा नहीं किसी भी सीए को पकड़ लिया। फॉर एग्जांपल तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग का अगर स्टार्टअप है तो उस सीए को पकड़ो जिसने पहले भी उस तरीके के प्रोजेक्ट करे हैं और उनको अपने पास, और अच्छे सीए को रखो। हो सकता है वो आपसे फीस ज़्यादा लेगा, ये वाला एक्सपेंस जो है ना वो फीजेबल एक्सपेंस है, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। रादर देन डूइंग एक्सपेंसेस ऑन लग्जरियस थिंग्स, डू एक्सपेंसेस ऑन दिस थिंग। एक्सपर्टाइज गेन करो, उनके साथ वक्त बिताओ, उनको अपनी एक्चुअल कंडीशन बताओ, भैया ये हो रहा है। कभी कभी हम क्या होता है ना, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स बचाना, तो मैं अपने सीए को बोल रहा हूँ यार इनकम इतनी है बट टैक्स बचा दो, पर मैं बाकी चीज़ें नहीं बता रहा। बी ओपन अप विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तभी वो सारी सिचुएशन को प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाएगा। सो स्टार्टअप्स के लिए अगर मैं समराइज करूं तो विजन और मिशन स्टेटमेंट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आप वर्क भी करोगे आपका हर एक स्टेप उस मिशन और विजन के साथ ही होना चाहिए। दूसरा, आप जो अपने फाइनेंसेस अरेंज कर रहे हैं और आपका जो प्रोजेक्टेड कैश इनफ्लो है इनमें सिंक होना चाहिए। और तीसरा, आपके ऊपर कौन से लॉ और लेजिस्लेचर अप्लाई होंगे इसका आपको नॉलेज होना ही चाहिए। आप इसके लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप एडवाइस लीजिए लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। लाइक तुम डिजिटल मार्केटिंग में तो तुम्हारे ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे वो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके अंदर की चीज़ें नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए क्या क्या प्लान। और प्लीज़ एक एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो एक्सपर्ट उस फील्ड में हो उसको हमेशा अपने साथ रखें। भले एक्सपेंसेस हों थोड़े, बट दिस विल बी ट्रीटेड, दिस विल बी इसका जो रिजल्ट होगा वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होगा। हम लोग यहाँ पैसा बचाने की सोचते हैं और दूसरी जगह पैसा खर्च कर हैवी एडवर्टीजमेंट शुरुआत में। और दूसरी बात, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग बहुत अच्छे से करनी है। मार्केटिंग करते वक्त यही समझना है कि मैं जो मार्केटिंग कर रहा हूँ क्या वो मेरे टारगेट ऑडियंस पे पहुंचेगी या नहीं। अगर मैं ऐसी एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल तुम डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो और एक सलून में जाकर तुम अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, नॉट फ्रूटफुल फॉर यू। कहाँ पर उस तरीके के लोग आते हैं? डिजिटल मार्केटिंग में भी किस तरीके के बिजनेसेस की तुम एडवर्टीजमेंट करते हो, तो टारगेट ऑडियंस पे मेरा एडवर्टीजमेंट पहुँचना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सर, आपने सीए की प्रिपरेशन की और आज फाइनली आपके नाम के आगे सीए लगता है, लेकिन टीचिंग जो जोन में आने का क्या रहा? मतलब सीए से टीचिंग जोन तक का क्या सफर कैसा रहा? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे हर जगह देना पड़ता है कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो फिर आप टीचिंग फील्ड में क्यों आ गए, आपको वहाँ ज़्यादा इनकम हो सकती थी। बिल्कुल। सो पहले इनकम पे आते हैं। गाइस, इनकम के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हो। इनकम के लिए ज़रूरी है आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड के आप एक्सपर्ट हो और उसमें आपको मज़ा आता है या नहीं आता है, तो आप इनकम वहीं से ही जनरेट करोगे जहाँ आप एक्चुअली उस वर्क को एंजॉय करोगे। सो ये था मनी वाला पार्ट। सो मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, मैं अपना इतना इनकम जनरेट कर रहा हूँ कि मेरा लाइफ अच्छा से चल रहा है और मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। नाउ कम्स टू हाउ कम टू टीचिंग फील्ड। सो मेरा सीए क्लियर हुआ। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे सीए करना है। मेरा जॉब भी लगा और मैं जॉब को भी अच्छे से कर रहा था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। बट व्हेन आई केम बैक टू भोपाल बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीज़न, तो यहाँ पर अगेन मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करा। और सिंस जब मैं सीए फाइनल में था तो मैं अपना कोचिंग क्लासेस भी पढ़ाता था, बच्चों को घर पे ही पढ़ाता था। तो मैंने सोचा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा मुझे जब तक मैं पूरी तरीके से सेटल हूँ। तो मैंने कोचिंग भी चालू किया और साथ में अपना प्रैक्टिस भी कर रहा था, और प्रैक्टिस पे भी पूरा उतना ही फोकस था मेरा। टीचिंग भी अच्छा चल रहा था साइड में। लेकिन कहीं ना वर्क करते करते मुझे एक चीज़ समझ में आने लगी कि मैं सीए का जब जॉब करता था तब तक ठीक था, मैं एंजॉय करता था उस प्रोसेस को, लेकिन सीए की प्रैक्टिस को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। रीज़न कुछ ऐसे थे, लाइक मुझे 10 o'clock पर ऑफिस पहुँचना है, मैं कभी 10 o'clock पर नहीं पहुँचा। 10:30, 10:45 निकलने का टाइम मेरा 6 o'clock था, मैं 5:45 पर रेडी हो जाता था, मुझे निकलना है यहाँ। ये चीज़ ये इंडिकेटर के आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप घड़ी देख रहे हो, आप लेट पहुँच रहे हो काम पे, आप जल्दी निकल जा रहे हो।
और कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर बर्डन डालने लगी थी, और साइड में मेरा टीचिंग भी चल रहा था। तो मुझे ऐसा फील होने लगा था कहीं कि मैं शायद मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो टीचिंग में ज़्यादा है, बिकॉज मैं वहाँ डिलीवर बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, और डिलीवर करते उस पूरी प्रोसेस को मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ। आफ्टर 6:30 में आता था, 6:30 to 9 o'clock में पढ़ाता था, अब इतना टायर्ड होने के बाद भी, लेकिन मुझे वो कभी बर्डन नहीं लगता था। मैं अपनी क्लास में कभी लेट नहीं पहुंचा। MP नगर से यहाँ आना पड़ता था बैरागढ़ तक, 6:30 पहुंच ही जाता था, कभी लेट नहीं हुआ। 9 o'clock तक क्लास रहती थी, वो 9:30 9:45 में भी खिंच गई, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी। सो ये फील होने लगा कि मैं शायद इस प्रोसेस को इंजॉय कर रहा हूँ। और फिर पता नहीं अचानक कहाँ से एक ऑफर आ गया आईपर कॉलेज से। मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, और वहाँ की डीन का फ़ोन आया मेरे पास कि मैम ने बोला कि डीन आपसे मिलना चाहते हैं। मैं सोचा ओके मिलाते हैं, और उन्होंने बातचीत करी और एकदम से ऑफ़र दे दिया। तो आई वॉज शॉक्ड कि अचानक से क्या हो गया ये। तो समवेयर शायद मुझे फिर ऐसा थोड़ा सा एनालाइज करना, बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना कि आप क्या कर रहे हो। अपने आप को घिसना पिटना, रीज़न बीइंग मैं CA हूँ, मुझे CA ही करना है, ये आपकी लाइफ को बहुत हर्ट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक रस्सी आपके हाथ में बंधी हुई है, और वो रस्सी बांध के रखना आपको ज़रूरी है, पर वो आपको कस रही है ज़ोर ज़ोर से, तो आपको प्रॉब्लम ही देगी ना। कैंसर होता है तो कैंसर में भी डॉक्टर क्या बोलता है कि ये बढ़ जाएगा, उस उतना पोर्शन काट दो। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ, एनालाइज किया कि मैं टीचिंग को ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। सो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, बिकॉज मुझे चूज़ करना था, दोनों में से एक ही कर सकता हूँ। बिकॉज आजकल की दुनिया में जहाँ प्रोफेशनलिज्म है, आप दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। दोनों ही एरियाज टोटली कंज्यूमिंग एरियाज। आप CA वाली फील्ड को आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 10 से 6 काम कर लूँगा ना, पूरा दिन देना पड़ेगा। तुम खुद स्टार्टअप्स में हो, तुम्हें पता है नो आवर्स, है ना, कोई काम का आवर्स नहीं होता। ऐसी टीचिंग फील्ड भी है। टीचिंग फील्ड अब इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि आप ये नहीं कर सकते मेरी क्लास तक मैं सुबह के 4 बजे भी मुझे बच्चे डाउट्स भेजते हैं, सुबह रात के 10 साढ़े 10 बजे भी बच्चे मुझे डाउट्स भेजते हैं। ये नीड है, अगर मैं उनकी नीड को पूरा नहीं करूँगा तो फिर मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। तो फिर मुझे डिसाइड करना पड़ा, एंड टफ डिसीजन था, लेकिन आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस डिसीजन फॉर मी, मेरे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ, एंड आई केम टू एकेडमिक्स। बट हाँ, CA ऐसे छोड़ा नहीं है, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा परसू कर ही रहा हूँ, बट मेरा मेजर फोकस एकेडमिक्स पर है। सर, जो आपने इंडिकेटर दिए कि लेट जाना और जल्दी ऑफिस से आ जाना, तो सर ये कहीं ना कहीं सबके जो भी ऑफिस में है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं उस पैटर्न से, उस लाइफस्टाइल से। तो सर, लेकिन आपने उसका एक विजन और निकाला कि आपको टीचिंग में ज़्यादा पैशन था, लेकिन जो एकदम ऑफिस में है और उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो व्हाट शुड दे डू? उनको फिर वही करना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप दूसरी जगह जाओ ना। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, एक चीज़ मुझे दिक्कत दे रही है, पर आप ये सोचिए वो आपको दिक्कत क्यों दे रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस और योर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। सो मेजर जो चीज़ होती है ना हमारी, हम काम ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो फिर आप वो काम करते रहिए। फिर मत सोचिए कि यार मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, वो मज़ा तुम्हें तुम्हारे कारण ही नहीं आ रहा है। आप एक बार, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आप उस चीज़ में एंजॉय करना स्टार्ट करने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रिलेटेड नहीं है जॉब से, बट आई थिंक उसका कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल रिलेशन है। जैसे जब मेरी फर्स्ट डॉटर हुई मुझे, तो बच्चे को समय देना पड़ता है। अब मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था, तो मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पाता था। तो मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स भी बोलते तुम घर पे टाइम नहीं देते हो, बच्चे हो गए, बच्चों पे ध्यान दो। तो मुझे ना एक बंदिश से लगने लगती थी कि यार अब मैं खेलूँ भी नहीं क्या यार, मैं पूरा काम करता हूँ, मैं अपना एंटरटेनमेंट भी नहीं करूँगा। फिर देखो, स्पिरिचुअलिटी काम करती है ना, इसलिए आप अंदर से सोचते हो। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो अंदर से सोचते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, दिस इज ऑल्सो माई जॉब, ये मेरा ही प्रोडक्ट है, मुझे भी इसको ध्यान देना है, मुझे भी ध्यान देना है। मैं सोचा कि अगर मैं वहाँ एंटरटेन होने जा रहा हूँ, अगर मैं अपनी डॉटर के साथ ही खेल में बिजी हो जाऊँ और उस प्रोसेस को एंजॉय करूँ, तो शायद मुझे मज़ा आने लगे। एंड इट हैपेंड। मैंने अपनी डॉटर के साथ एंजॉय करना स्टार्ट करा। मुझे आज कुछ खाने की इच्छा हुई, चाट चटोरी, डॉटर को लेके चले गए। मुझे खेलना है, चल बेटा अपन खेलते हैं। सो मैंने उसके साथ एंजॉय करना स्टार्ट करा। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे खेलने नहीं जाने को मिल रहा है, मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, बिकॉज आई एम एंजॉइंग दैट प्रोसेस। सो वो लोग जो जॉब कर रहे हैं,
अगर आप उसमें कोशिश करोगे ना, अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो और आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है, देन हम समझ सकते। मेरे लिए अवेलेबल था क्योंकि मैं दोनों काम पैरेलल कर रहा था और कहीं ना कहीं मुझे ये यूनिवर्स इंडिकेट भी कर रहा था कि इस तरफ आना है। अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मुझे वही करना पड़ेगा। सो उसमें फिर मैं एंजॉय करने की कोशिश करता, कई रास्ते निकालता कि किस तरीके से एंजॉय कर सकता। तो ये वाली चीज़ है, आई होप रिलेट कर सक रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्लास 10th में आपने भाप लिया है कि भैया मेरे को तो सीए बनना है, लेकिन कई मैं स्टूडेंट क्लास 10th की भी एक, अब तुम क्लास 10th की भी बात बता रहा हूँ। क्लास 10th में जैसे मेरे स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा, मेरे सिर्फ 58% स्कोर किया था। क्लास 11th में मैं हाफ ईयरली में इकोनॉमिक सब्जेक्ट का फेलियर था, बट क्लास 12th में आई वाज स्कूल टॉपर एंड सीए फाउंडेशन में आई वाज ऑल इंडिया रैंक। सो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि गाइस ऐसा नहीं है कि आप वीक स्टूडेंट हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। वीक स्टूडेंट हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमने शायद उस वक्त सही एफर्ट्स नहीं किए होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मार्क्स कम थे, बट जब पता चला कि ओके इट इज़ बिकॉज ऑफ मी, और जब मैंने कुछ ऐसा मोटिवेशन मिला जिसके कारण मुझे लगा नहीं मुझे करना चाहिए, जब मैंने करना स्टार्ट किया, इट हैपेंड एंड इट हैपेंड। सर तो वही मेरा प्रश्न था कि क्लास 10th में आपने तो ओरिएंट कर लिया कि भाई ये मेरी ड्रीम प्रोफाइल होने वाली है, लेकिन अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे मेरा बोलने का, मुझे कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बोलना करना, लेकिन मुझे 12th के एंड में मुझे पता चला अच्छा मास कम्युनिकेशन भी कोई प्रोफाइल है जिसको परस्यू करके मैं लाइफ लॉन्ग इसके साथ चल सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स कैसे जाने, कैसे, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, क्योंकि पेरेंट्स को भी उतनी जानकारी नहीं है और जो आसपास का एनवायरनमेंट है शायद वो भी नहीं समझ पाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसे परसीव करे इस चीज को? इसको परसीव, ये प्रॉब्लम सबकी है ना कि हमें पता ही नहीं होता। हमारे, जब मेरा भी इंटरेस्ट एरिया नहीं था सीए, मुझे सिर्फ इतना पता था मुझे सीए करना है, क्यों मुझे नहीं पता था। मैं बहुत फनी सी बात बता रहा हूँ कि अगर तुम पूछोगे सर आपने 10th क्लास में कैसे पता कर लिया कि सीए करना है, बिकॉज इन दैट टाइम 2002 में मैंने डिसाइड किया था, 2002-03 में कि मुझे सीए करना है। तब सीए का इतना पता नहीं होता था। सर आपने कैसे डिसाइड किया? मैं बहुत सेंटिमेंटल रहा हूँ हमेशा, तो मेरे फादर जो है ना वो हमेशा दूसरों को बोलते रहते हैं आप, मेरी बस एक ही इच्छा है मेरे बच्चे मुझसे आगे निकले। तो अब छोटी बुद्धि, बच्चे की बुद्धि, तो मैं सोचा है पिताजी से आगे कैसे निकले। तो मेरे माय फादर इज एन अकाउंटेंट, पापा अकाउंटेंट है, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट वाज द रीजन आई जॉइन चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी मुझे नहीं पता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं सीए करा लेकिन मैं टीचर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे 10th में ही पता चल गया कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। बिल्कुल। तो हमें किसी को भी नहीं पता होता है कि हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है। सो गाइस, इसीलिए जब आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जिस सिचुएशन में ना, उस सिचुएशन में अपना बेस्ट दो। वो बेस्ट करते 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 आपको पता चलेगा कि यार इस प्रोसेस को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, मैं टैक्स का टीचर भी हो सकता था ना, मैं सीए हूँ, मैं टैक्स का टीचर भी हो सकता, बट मैं टैक्स का टीचर क्यों नहीं? बिकॉज मैं टैक्स को बिल्कुल एंजॉय नहीं करता, मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है। इवन मेरे मार्क्स भी टैक्स में कम आते थे, अकाउंट्स में आई वाज टॉपर। क्यों? तो पढ़ते तो आप, मैंने क्या किया या क्या करना चाहिए, मैं अभी क्लास 12th में, तो मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो जो भी सब्जेक्ट सब पे फोकस करो, बिल्कुल डीप फोकस करो। करते करते आपको कहीं से ये समझ में आएगा कि ये वाली चीज़ पे ना मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ ना मुझे अंदर से गुड फीलिंग दे रही है, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर और वर्क करना शुरू करिए, एंड डेफिनेटली आपको एक दिन ज़रूर पता चल जाएगा। जैसे मैं जब सीए का जॉब भी प्रैक्टिस भी कर रहा था और टीचिंग भी कर रहा था, तो ये करते करते ऐसा नहीं था कि मैं सीए की काम पे ध्यान कम दे रहा था, मैं ध्यान दे रहा था, पर मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। और मैं इधर भी ध्यान दे रहा था, लेकिन इधर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई। सो गाइज, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। जिस सिचुएशन में हो अपना बेस्ट देते रहो, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। बिल्कुल सर, स्टार्ट किए थे, मेरा प्रश्न आपसे था कि व्हाई पीपल कॉल यू लाइक चीकू भैया, और एंड पॉडकास्ट के एंड आते आते मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया कि जितना आपने लाइट वेटेड आंसर दिया, और यू हैव बीन लाइक वेरी पॉजिटिवली आपने वो अप्रोचेस रखी हैं कि अगर मुझे फेलियर भी मिला है तो वो क्यों मिला है, मैं फेल हुआ हूँ, आपने ये चीज़ को भी बहुत अच्छे से रखा। आपने अपने पर्सनल लाइफ का भी जो सेगमेंट रखा कि आपके साथ ये चैलेंजेस आए, लोग इसको हाइड करते हैं, ये नहीं बताना चाहते, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, सब अपने लॉरल्स अचीवमेंट्स गिनाना चाहते हैं, लेकिन उन सारे पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से रखा और
इस पॉडकास्ट से स्टूडेंट्स बहुत कनेक्ट हो पाएंगे, यही इसकी रियलिस्टिक अप्रोच के कारण। तो थैंक यू सो मच सर। लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट के लिए, मेरे साथ कम्युनिकेशन के लिए जो आपका रिस्पॉन्स रहा है, आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे, तो प्लीज़ एक बार फीडबैक। कार्तिकेय, इट्स वेरी गुड टू सी कि तुम जैसे यंग लोग जो हैं वो इस चीज़ में अब आगे आ रहे हैं। रीज़न बीइंग, बहुत ज़रूरत है आज की यंग जनरेशन को कि उनको अच्छा कंटेंट मिले, और कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन कैसा कंटेंट अवेलेबल है हम ये भी जानते हैं। सो यहाँ पर तुम जैसे लोगों की और ज़रूरत है, और कि हम किस तरीके से, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है बट तुम दूसरों के थ्रू नॉलेज गेन कर रहे हो और उसको दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हो। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तुम खुद भी सीख रहे हो, लोगों को भी सिखा रहे हो। सो गाइस, कीप लर्निंग एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। डोंट फियर फ्रॉम योर फेलियर्स। अपने फेलियर्स का जश्न मनाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन स्टेप टूवर्ड्स योर सक्सेस। अपने फेलियर्स का जश्न मनाइए। मैं आज फेल हुआ हूँ, अगली बार ये नहीं होगा। आई एम मेकिंग इट श्योर एंड यू विल बी ऑन द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ योर लाइफ। तो दोस्तों, हमारे इस खास पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ थे सीए हरीश तुलानी सर, अक्का चीकू भैया, और इनके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।